हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दृष्टि 2024 को कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी तक हमने इसके राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिकी परिदृश्य और वैज्ञानिक परिदृश्य के पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया हुआ है। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वह वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों के संदर्भ में, पर्यावरण विज्ञान में और रक्षा विज्ञान से संबंधित जो भी समसामयिक घटनाक्रम रहा, जो कि 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है, उस पर आधारित होगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसके अंतर्गत आता है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक गतिविधियों के संदर्भ में, जिसमें पहला टॉपिक हमारा आता है कि वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में। चलिए तो जानते हैं इस रिपोर्ट से जुड़ी हुए प्रमुख प्रावधान को, इससे जुड़े तथ्यों को कि कितनी रैंक है भारत की, इस संदर्भ में क्या इसका आंकड़ा रहा है, सभी के बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट 192 देशों एवं क्षेत्रों के लिए वैश्विक जनसंख्या के 99% से अधिक टीबी मामलों के आंकड़ों पर आधारित है और इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व के एक संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी दूसरा प्रमुख कारण बन गया है। वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी से ग्रसित लोगों की संख्या जो रही है वह 7.5 मिलियन रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1995 में प्रारंभ की गई नई वैश्विक टीबी निगरानी के बाद से टीबी से पीड़ित लोगों को उच्चतम संख्या प्राप्त है। वर्ष 2022 में टीबी के कारण अनुमानित 1.30 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई है और इसके संदर्भ में देखा जाए तो वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार दर प्रति वर्ष प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नए मामले 133 रहे हैं। पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मतलब कि 8 देशों में भारत जिसमें 27%, इंडोनेशिया 10%, चीन 7.1%, फिलीपींस 7.0%, पाकिस्तान 5.7%, नाइजीरिया 4.5%, बांग्लादेश 3.6% और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 3.0 मामले आए हुए हैं। मतलब कि पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले 8 देशों में पाए गए, जिसमें सर्वाधिक मामले भारत में आए हुए हैं। 22 सितंबर 2023 को तपेदिक पर संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत तपेदिक पर पहली उच्च स्तरीय बैठक इसके पहले 2018 में आयोजित की गई थी और ये प्रेजेंट में 22 सितंबर 2023 को आयोजित की गई है। वर्ष 2027 में टीबी उपचार कवरेज का जो लक्ष्य है वह 90% निर्धारित किया गया है तथा 5 वर्षों की अवधि के लिए 2023 से 27 में वैश्विक रूप में 45 मिलियन लोगों को इसके तहत आच्छादित किया जाएगा, जिसमें 4.5 मिलियन बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं और 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ भी किया गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित करना है और जो कि टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य को वर्ष 2030 में से भी कम है, मतलब कि 5 वर्ष से भी कम है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है, जिससे उनकी देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। निक्षय का अभिप्राय जो होता है वह टीबी को समाप्त करने से होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लूएंजा से मुक्ति के संदर्भ में। 13 अक्टूबर 2023 को पेरिस फ्रांस में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा से मुक्त होने की भारत की घोषणा को मंजूरी प्रदान कर दी गई। विश्व पशु संगठन द्वारा यह मंजूरी विश्व अंडा दिवस के अवसर पर प्रदान की गई थी और भारत अब अत्यधिक संक्रामक एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू से मुक्त हो गया है। एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू या पक्षी इन्फ्लूएंजा जो प्रकार का विषाणु के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है। अब आता है आपका R21 मैट्रिक्स एम, जो कि द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है, उसके संदर्भ में कि 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु एक नए टीके का प्रयोग की सिफारिश की है। इस नए टीके में R21 मैट्रिक्स एम रखा गया है। इसके अंतर्गत इस मलेरिया का जो दूसरा टीका है वो उसका प्रयोग सिफारिश में WHO के द्वारा किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 2021 में WHO द्वारा RTS-A-OSO1 जिसका वैश्विक नाम मास क्यूरिक्स है नामक टीके के व्यापक प्रयोग से इसकी संस्तुति दी गई है। R21 मैट्रिक्स एम टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या यूके के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया।
अब आता है कि साथ ही इसी टीके के विकास के लिए EDCTP मतलब कि यूरोपियन एंड डेवलपमेंट कंट्री क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप वेलकम ट्रस्ट और यूरोपियन निवेश बैंक के सहयोग से शुरू किया गया। इस टीके के विकास में अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स इंक तथा एडजुवेंट प्रौद्योगिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस टीके में नोवावैक्स का मैट्रिक्स एम एडजुवेंट शामिल होता है। यह एक सैपोनिन आधारित एडजुवेंट है। वस्तुतः सैपोनिन आमतौर पर चिली में पाए जाने वाले क्विलाजा सेपोनोरिया या सोपवार्क पेड़ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक होते हैं जिन्हें अद्वितीय औषधीय गुण होते हैं। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि एडजुवेंट किसी टीके का ऐसा घटक होता है जिसे उस टीके के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे वह टीका अत्यधिक शक्तिशाली और टिकाऊ हो जाता है। अब आता है आपका कि WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर के अनावरण के बारे में कि सितंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण किया गया। स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा के संदर्भ में सभी रोगियों के मूल अधिकारों को रेखांकित करने का प्रथम यह रोगी सुरक्षा चार्टर है। इसके अंतर्गत आता है कि यह चार्टर विश्व स्तर पर रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता देने, चिंताजनक आंकड़ों को संबोधित करने और प्रणालीगत सुधारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में WHO द्वारा वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना 2021 से 2030 में अंगीकृत किया गया था। इस कार्य योजना को सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक था। अब आता है आपका कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के बारे में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 का जो विषय या थीम थी, रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को संलग्न करना था। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। 17 से 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया है। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका केंद्रीय विषय जो है वह सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर होना इसका विषय है। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के बाद उसके परिणामों को रेखांकित करते हुए गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि पारंपरिक औषधि या चिकित्सा के प्रकारों में एक्यूपंक्चर, हर्बल औषधियाँ, स्वदेशी पारंपरिक औषधि, होम्योपैथी, पारंपरिक चीनी औषधि, नेचुरोपैथी, कायरोप्रैक्टिस उपचार, ऑस्टियोपैथी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियाँ इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब आता है कि WHO पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र बन गया है, जिसे 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर गुजरात में WHO पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र WHO GCTM WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी थी, जिसका WHO GCTM किसी विकासशील देश में स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र का पहला एवं सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र बन गया। अब आता है आपका नेक्स्ट की राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में कि 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत इस मिशन में वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो कब तक का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2047 का। इस मिशन में देश के 17 उच्च केंद्रित राज्यों के जिसमें 278 जिलों को कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होगा और इसका मुख्य उद्देश्य समग्र आदिवासी और अन्य उच्च प्रबलता वाले क्षेत्रों में स्किल सेल एनीमिया की जनसंख्या पर आधारित स्क्रीनिंग, रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होता है। अब आता है कि मिशन में प्रारंभ में 17 राज्यों की प्राथमिकता दी गई है जहां स्किल सेल रोग का अधिक प्रसार है, जिनके अंतर्गत राज्य आते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केरल आता है। ज्ञातव्य है कि स्किल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग होता है और यह माता पिता के जीन से संतान की पुश्तैनी तौर पर प्राप्त होता है। इस बीमारी में रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाती हैं, जिसे स्किल सेल कहा जाता है और लैटिन भाषा में स्किन का अर्थ होता है हंसियाकार होना। यह स्किल सेल धमनियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन व रक्त की कमी होने लगती है और इसलिए इस रोग को स्किल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि विश्व स्किल सेल रोग जागरूकता दिवस के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व स्किल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट बेलीज या मलेरिया मुक्त के बारे में
बेलीज। जून 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। बेलीज पिछले 5 वर्षों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला अमेरिकी क्षेत्र का चौथा और मध्य अमेरिका का दूसरा देश बन गया है। आपको बता दें कि पराग्वे, अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर ने क्रमशः 2018, 2019, 2021 में मलेरिया मुक्त देश के प्रमाण पत्र को हासिल किया हुआ है। इसके अतिरिक्त आपका बेलीज में वर्ष 2023 में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला तीसरा देश बन गया। अब आता है आपका इसके अंतर्गत कि मार्च 2023 में WHO जो द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 30 नवंबर 2023 को विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,08,000 लोगों को मलेरिया से मृत्यु हो गई है। और WMR 2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुछ मामलों में भारत 66% के लिए हिस्सेदार है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है WHO अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क के बारे में। 20 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य रोगाणु जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक रोगों के खतरों से लोगों की रक्षा करना है। आपको बता दें कि रोगाणु जीनोमिक्स के तहत वो आते हैं जो विषाणु, जीवाणु और अन्य रोगजनक जीवों के आनुवंशिक कोड का विश्लेषण करते हैं। अब आता है IPSN का सचिवालय WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस में स्थित है। यह वैश्विक नेटवर्क कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों के खतरों से तेजी से पता लगाने और इनके प्रसार को रोकने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए मदद करेगा। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 के बारे में। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का वाराणसी में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री के तपेदिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत पहल को भी लॉन्च किया गया है। अब आता है आपका पर्यावरण से संबंधित टॉपिक आता है। यहाँ पर ये जो आपका टॉपिक था वो फिनिश होता है। पर्यावरण से संबंधित टॉपिक आता है जिसके अंतर्गत आपका पहला आता है नीलगिरी तहर के बारे में। नीलगिरी तहर के संदर्भ में आता है पहला कि 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने नीलगिरी तहर की जो परियोजना है उसको लॉन्च किया हुआ है। 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपनी राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दी हुई है। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना को 5 वर्षों जो कि 2022 से 2027 की अवधि हेतु लागू किया जाएगा। नीलगिरी तहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नीलगिरी तहर पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया गया। अब आता है देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य के बारे में। 20 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई। यह बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। यह देश का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। पारिस्थितिकी, पशु वर्ग, वनस्पति, प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व के कारणों से नौरोदेही वन्यजीव अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसका गठन किया गया है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य आकार में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तथा इस अभ्यारण्य को 1414.006 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र में आंतरिक तथा 925.120 वर्ग किलोमीटर के बफर क्षेत्र में शामिल है। इस बाघ अभ्यारण्य का संपूर्ण क्षेत्र 2339.126 वर्ग किलोमीटर है और रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी और उन्होंने मुगलों से गोंडवाना की रक्षा के लिए किए गए उनके योगदान हेतु उन्हें याद किया जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश में जो बाघ अभ्यारण्य है उनके बारे में कि मध्य प्रदेश में कुल टोटल 7 बाघ अभ्यारण्य, जिसका पहला आता है कान्हा जो कि 2007 में इसकी अधिसूचना दी गई और 2051.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर आता है सतपुड़ा जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, संजय धुबरी 2011, पेंच 2007, बांधवगढ़ आपका 2007 है, पन्ना 2007 है और वीरांगना दुर्गावती 2023 में जो कि हाल ही में इसमें गठित हुआ है। अब आता है नमो 108 जो कि कमल की एक नई प्रजाति है, उसके बारे में जानते हैं कि 19 अगस्त 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया।
इस अवसर पर कमल अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। कमल की जिस नई प्रजाति का अनावरण किया गया है उसमें 108 पंखुड़ियां हैं और इसी कारण इसे नमो 108 का नाम दिया गया। इस पुष्प को लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। कमल के पुष्प की अन्य प्रजातियों के विपरीत नमो 108 प्रजाति मौसमी परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीली होती है और कमल की नमो प्रजाति मार्च से दिसंबर तक पुष्पित होती है। कमल की अन्य प्रजातियों की तुलना में यह प्रजाति सबसे लंबे समय तक पुष्पित होती है और नमो 108 प्रजाति की खोज मणिपुर में कई वर्षों के पूर्व हुई थी और नमो 108 भारत में कमल की पहली ऐसी प्रजाति है जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित किया जाता है। देश के अन्य हिस्सों में 108 पंखुड़ियों वाले नमो 108 पुष्पों को उगाने के लिए CSIR NBRI द्वारा कमल अभियान को संचालित किया जाएगा। अब आता है आपका अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के बारे में। 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें चक्र के रूप में विस्तृत परिणाम जारी किए गए। इन परिणामों को स्टेट्स ऑफ टाइगर या को प्रीडेटेड एंड प्रे इन इंडिया 2022 नामक रिपोर्ट से संकलित कर प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 है और रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थान भी रहा है। इसकी पूर्व वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 दर्ज की गई थी। उत्तराखंड स्थित कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या जो है सर्वाधिक है, जो कि 260 है और इसके पश्चात आपका कर्नाटक आता है जहां बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में फिर जहां पर 150 है और कर्नाटक के नागरहोल बाघ अभ्यारण्य में 141 बाघ हैं। अब आता है कि भारत में बाघों की संख्या के अंतर्गत शीर्ष 5 राज्यों के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश जहां पर 785 बाघ हैं। फिर आता है कर्नाटक जहां 563 है, उत्तराखंड में 560 है, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306 बाघ आते हैं। अब आता है कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या देख लेते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपकी 205 बाघों की संख्या है। अब जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के बारे में कि 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार के द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रजाति संरक्षण पहल है। ऐसे 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। अब आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया था। यह विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स यथा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अलायंस में सदस्यों में इन प्रजातियों को संरक्षण देने वाले देश शामिल होंगे। अब आता है भारत में चीतों के पुनर्वास के बारे में। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया है। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया था। ये 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया और उनमें 5 मादा चीते और 3 नर चीते शामिल हैं। वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित हो चुके चीते की लगभग 7 दशकों बाद भारतीय भूमि पर वापसी हुई है। इस क्रम में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कुनू राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त किया गया। चीतों का भारत में पुनर्वास प्रोजेक्ट चीतों के तत्वाधान में संभव हुआ है और किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की यह प्रथम परियोजना कार्यरत है। अब आता है इसके अंतर्गत कि चीते की जो प्रजाति है को मानव भारत में विलुप्त हो गई थी और वह एशियाई चीता जिसे वैज्ञानिक नाम एक्सरिनोमक्स जोबेटस और बेनेटिकस है, वह प्रजाति जो कि नामीबिया से भारत लाकर बसाया गया था, यह अफ्रीका चीता की एक प्रजाति है। अब आता है कि दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया से लाए गए जो 20 चीते हैं उनमें से 6 वयस्क चीतों की जो अभी तक मौत हो चुकी है। अब आता है चीता परियोजना संचालन समिति के बारे में। इस परियोजना संचालन समिति के संदर्भ में देखें कि 26 मई 2023 को 11 सदस्यों वाली चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया। इस समिति में राजेश गोपाल महासचिव, ग्लोबल टाइगर फोरम इस समिति के अध्यक्ष रहे और यह समिति वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के चीतों के पुनर्वास की समीक्षा, प्रगति, निगरानी और परामर्श हेतु उत्तरदायी होगा।
अब आता है आपका महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में। 20 मार्च 2023 को उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह उड़ीसा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। इससे पूर्व 25 नवंबर 2022 को उड़ीसा सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया हुआ है। यह उड़ीसा का द्वितीय जैव विविधता विरासत स्थल है, जहाँ मंदसौर कंधमाल जिला में है। उड़ीसा का यह प्रथम जैव विविधता स्थल भी बन गया है। 22 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने अरिटापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में 44 जैव विविधता विरासत स्थल हैं और भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर टेमेरिंड ग्रुप जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जैव विविधता स्थल है, मतलब कि 10 है। और उत्तर प्रदेश में जैव विविधता स्थल में से संख्या 1 है और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 3 है। और वहीं बिहार में कोई भी जैव विविधता स्थल नहीं है। अब आता है भारत के 75 रामसर स्थल के बारे में। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में 75 स्थलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। इन स्थलों के अंतर्गत देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र इसमें आच्छादित है। चलिए तो जानते हैं इसके अंतर्गत के कुल कितने 75 स्थल हैं, जिसमें राज्यों के हिसाब से इसमें स्थल का नाम दिया गया है, सूची में शामिल होने की तिथि दी गई और क्षेत्रफल जो दिया गया है वह हेक्टेयर में दिया गया। अब आता है आपका सबसे पहले तो आता है आपका कौन सा जिला, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपके टोटल 14 है, जिसके अंतर्गत पहला आता है मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व, दूसरा आता है पॉइंट कैलीमियर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा आता है पिचबरम मैंग्रोव, चौथा आता है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व प्रोजेक्ट फॉरेस्ट, फिर आता है बेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य, इसके बाद आता है कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, उदयाय मार्थनादपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुबूर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य और भी यहाँ के तमिलनाडु के टोटल 14 पक्षी अभ्यारण्य हैं। पक्षी अभ्यारण्य के साथ पूरे जितने भी मिले जुले रूप हैं वह रामसर साइट में आते हैं, जिसमें जैवमंडल रिजर्व भी शामिल है, मैंग्रोव भी शामिल है, अभ्यारण्य भी शामिल है और पक्षी अभ्यारण्य भी शामिल है। अब आता है आपका नेक्स्ट दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 10 रामसर साइट है, जिसमें पहली रामसर साइट आती है ऊपरी गंगा नदी, दूसरी आती है हैदरपुर आर्द्र भूमि, तीसरी आती है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, चौथी आती है समरसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पांचवी आती है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, फिर आता है समान पक्षी अभ्यारण्य, फिर आता है सूर सरोवर, सांडी, नवाबगंज, सरसई, नवर झील और ब्यास संरक्षण, ये सब आता है सरसई नवर झील तक उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य आते हैं। अब आता है आपका पंजाब। पंजाब के अंतर्गत आपके 6 आते हैं, जिसमें पहला आता है ब्यास संरक्षण रिजर्व, दूसरा हरिके झील, तीसरा रोपड़, चौथा आता है केशवपुर म्यामी सामुदायिक रिजर्व, पांचवा कांजली, फिर छठा आता है नागल वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट उड़ीसा के बारे में, जिसमें उड़ीसा में आपका पहला आता है चिल्का, दूसरा सतकोशिया, तीसरा भीतरकर्णिका, फिर तंपारा, फिर आता है हीराकुंड जलाशय, फिर अंशुपा झील आती है। फिर आता है आपका जम्मू कश्मीर, जहाँ पर 6 साइट है, जिसमें पहली बुलर झील, दूसरी होकरा आर्द्र भूमि, तीसरी सुरिनसर मानसर झील, चौथी हाईगम आर्द्र भूमि, पांचवी आती है आपकी सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व। यहाँ पर ये आ जाती है आपके जम्मू कश्मीर की। अब आता है आपके गुजरात का नंबर, जहाँ पर गुजरात में 4 हैं, जिसमें आती है नल सरोवर, फिर आती है थोलजीव वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर आता है बंधवाना आर्द्र भूमि और खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये टोटल 4 आती हैं। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी 4 हैं, जिसमें भोज आर्द्र भूमि, साख आर्द्र भूमि सागर, सिरपुर आर्द्र भूमि और यशवंत सागर आर्द्र भूमि आती है। अब आता है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है, जिला आता है, राज्य आता है आपका हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर 3 है, जिसमें पौंग बांध झील, चंद्रताल आर्द्र भूमि, रेणुका आर्द्र भूमि सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। फिर आता है आपका केरल, जहाँ पर 3 है, जिसमें बेम्बनाथ कोल आर्द्र भूमि, दूसरी आती है अष्टमुदी आर्द्र भूमि, फिर आता है सास्तामकोटा झील आती है, इसके अंतर्गत 3 है। फिर इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, जिसमें आती है पहली नांदुर मधमहेश्वर, फिर आती है लोनार झील, फिर आते हैं ठाणे क्रीट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। फिर आता है आपका लद्दाख के अंतर्गत 2 आती हैं, जिसमें तिशु मोरिरी, फिर तिशुकर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स आता है।
फिर आता है आपका हरियाणा, जहाँ पर 2 है, जहाँ पर भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आता है। फिर आता है आपका राजस्थान, जहाँ पर सांभर झील। दूसरा आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आता है। फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 2 हैं, सुंदरबन आर्द्रभूमि जो कि सबसे बड़ी है। फिर दूसरी आती है पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि, इसके अंतर्गत आती है। अब और भी अन्य आर्द्रभूमि है, जिसमें उत्तराखंड में एक है, जहाँ पर आसन रिजर्व है, आसन संरक्षण रिजर्व। गोवा में आती है नंदा झील, कर्नाटक में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। फिर आता है आपका बिहार, जिसमें कांवर ताल आर्द्रभूमि, असम में दीपोर बील, मणिपुर में लोकटक झील, मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि और त्रिपुरा में रुद्रसागर झील इसके अंतर्गत आती है। तो ये प्रमुख आर्द्रभूमि इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक रक्षा विज्ञान के संदर्भ में। रक्षा विज्ञान के संदर्भ में पढ़ते हैं। रक्षा विज्ञान में पहली आती है आपकी INS इम्फाल, भारतीय सेना में शामिल। 26 दिसंबर 2023 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसैनिक पोत इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह पहला ऐसा पोत है जिसका नाम उत्तर पूर्वी के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। किसी भी अन्य स्वदेशी विध्वंसक पोत की तुलना में INS इम्फाल के निर्माण में परीक्षण में सबसे कम समय लगा है। भारतीय नौसेना में तैनाती पूर्व इस पोत को विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है और यह पोत जो है वह परमाणु, जैविक, रासायनिक युद्ध की स्थितियों को लड़ने के लिए सुसज्जित किया गया। INS इम्फाल परियोजना 15B के तहत निर्मित तीसरा युद्ध पोत है और P-15B के तहत निर्मित किए जा रहे 4 पोत का विवरण दिया गया है, जिसके अंतर्गत पहला आता है आपका INS विशाखापट्टनम, दूसरा आता है INS मोरमुगाओ, फिर तीसरा आता है INS इम्फाल, फिर चौथा आता है INS सूरत, जो कि निर्माता इसके मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है और इसका जो निर्माण किया गया था INS विशाखापट्टनम का 21 नवंबर 2021 को, INS मोरमुगाओ का हुआ था 18 दिसंबर 2022 को, INS इम्फाल का 26 दिसंबर 2023 को किया गया था। अब आता है आपका P-15B के पोतों को विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोत के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है आपके INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में इन हाउस संगठन या वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया है और यह जो पोत है वह 75% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है। इस पोत की जो लंबाई है वह 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और इसकी जो वजन है वह 7400 टन है और यह पोत 30 समुद्री मील को अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है। अब आता है समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के बारे में कि 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां इसका परीक्षण किया गया। समर एक कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इस मिसाइल प्रणाली की जो मारक क्षमता है वह 10 से 12 किलोमीटर है, जिसका उपयोग कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध किया जाता है। समर मिसाइल प्रणाली को लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और मानव रहित हवाई वाहनों सहित विभिन्न कम उड़ानों वाले हवाई खतरे के निपटने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब आता है आपका पिरलाई मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में। 7 नवंबर 2023 को DRDO ने पिरलाई मिसाइल का पिरलाई उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया हुआ है। इसके संदर्भ में जाने कि यह परीक्षण उड़ीसा के तट स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इससे पूर्व 22 से 23 दिसंबर 2021 को इस मिसाइल के 2 परीक्षण संपन्न किए गए थे। पिरलाई एक सामरिक दूरी की लघु बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलों में से एक है। यह मिसाइल ठोस प्रवर्धक रॉकेट मोटर एवं कई नई प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होती है और यह मिसाइल केवल पारंपरिक युद्ध शीर्ष को वहन करने के लिए ही डिजाइन की गई है। इस मिसाइल की पेलोड वहन क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है, जिसकी मिसाइल मारक दूरी 350 से 500 किलोमीटर की रहती है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है और इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन नामक एक वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल के व्युत्पन्न की संज्ञा भी दी जाती है। यह मिसाइल चीन की डोंगफेंग 12 तथा रूस की 9K720 इस्कांदर मिसाइल के समतुल्य है, जो कि दोनों दूरी की लघु दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है कि विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड के बारे में। 12 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया। भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। सीमा सड़क संगठन से संबंधित योजनाएं भी पूरी की गई
और पूर्वी लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड जो कि 13,710 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। यह एयरफील्ड जो है वह पूर्वी लद्दाख के भारत एवं चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट स्थित है। इस एयरफील्ड में लद्दाख समेत उत्तरी सीमा पर वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगी और यह न्योमा एयरफील्ड लद्दाख में तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा जो कि लेह और थोइस 2 एयरबेसों पहले से लड़ाकू विमानों को संचालन में सक्षम बनाएगा। फिर आता है इसके अंतर्गत नेचिको सुरंग के बारे में। नेचिको सुरंग क्या है? यह सुरंग जो है वह 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में नेचिको सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग 500 मीटर लंबी है। यह सुरंग के निर्माणाधीन मेला सुरंग के साथ रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्र में हर मौसम से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। IL-38C ड्रैगन सेवा मुक्त के बारे में। यह 31 अक्टूबर 2023 को लंबी दूरी से समुद्री गश्ती टोहिया निगरानी विमान IL-38C ड्रैगन को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया है। IL-38 विमान के सेवानिवृत्त होने के उपरांत अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित P-8 फर्स्ट विमान इसका स्थान ग्रहण करेगा। इल्यूशन 38C ड्रैगन को संक्षिप्त नाम IL-38C ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। IL-38C ड्रैगन एक समुद्री गश्ती विमान तथा पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है। यह विमान पूर्व सोवियत संघ के द्वारा डिजाइन किया गया है और 1 अक्टूबर 1977 को IL-38C ड्रैगन को भारतीय नौसेना के स्क्वाड्रन INAS 315 में शामिल किया गया था। अब आता है एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल के बारे में। सितंबर 2023 में भारत की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया गया। इंद्रजाल हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित या विकसित किया गया है। इंद्रजाल स्वायत्त एंटी ड्रोन में शत्रु पक्ष के ड्रोनों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और निष्क्रिय करने में सक्षम होता है। इंद्रजाल प्रणाली 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है जो 4000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में सुरक्षा कर सकती है। इंद्रजाल विश्व का एकमात्र स्वायत्त व्यापक क्षेत्र वाली जो कि CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है। यह अत्याधुनिक प्रणाली को सूक्ष्म, छोटे, बड़े, अत्यधिक बड़े ड्रोनों की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम माना जाता है जो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकियों की एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में माना जाता है। और देश में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की गई है जो न सिर्फ परमाणु प्रतिष्ठानों और तेल रिग जैसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकती है बल्कि पूरे शहर को विस्तृत क्षेत्र में भी इसकी रक्षा कर सकती है। अब आता है आपका अस्त्र मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में। 23 अगस्त 2023 को भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार LCA तेजस लड़ाकू विमान ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह परीक्षण गोवा तट पर LCA तेजस LSP-7 विमान से संचालित किया गया है और अभी तक इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI विमान के द्वारा किया जाता रहा है। इस परीक्षण के तहत इस मिसाइल को लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई से दागा गया है और अस्त्र एक दृश्य सीमा से परे श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है और यह लड़ाकू विमानों पर तैनात करने के लिए निर्मित की गई है। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता जो है वह 100 किलोमीटर निर्धारित की गई है। अब आता है आपका प्रबल रिवॉल्वर के बारे में। 18 अगस्त 2023 को प्रबल नामक रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया। यह भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। साथ ही ये भारत में निर्मित पहली ऐसी रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है। प्रबल रिवॉल्वर का जो निर्माण है वह कानपुर स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत 0.32 बोर की इन रिवॉल्वर की जो मारक क्षमता है वह 50 मीटर तक है और प्रबल की मारक क्षमता देश में उपलब्ध अन्य रिवॉल्वरों की मारक क्षमता के दोगुने से भी अधिक है। अभी तक जितनी भी रिवॉल्वर बाजार में उपलब्ध है उनकी मारक क्षमता अधिकतम 20 मीटर तक की है। प्रबल रिवॉल्वर बेहद हल्की होती है और इनका वजन 675 ग्राम के होता है और इस रिवॉल्वर के निर्माण में अत्याधुनिक मेटल इंजेक्शन मोल्ड प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। प्रोजेक्ट कुशा जो है वह भारत में अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय वायुसेना के लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों का विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। LRSAM कार्यक्रम को प्रोजेक्ट कुशा का नाम दिया गया। यह DRDO द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इस प्रणाली की जो परिकल्पना है वह 350 रेंज की स्थित हवाई खतरों जिसमें स्टील्थ लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइलों, मानव रहित विमानों आदि का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के उद्देश्य से की गई है। इसके तहत एक त्रिस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाएगा जिसमें शामिल इंटरसेप्टर मिसाइलें जो कि 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम होगी।
अब आता है INS कृपाण, जो कि वियतनाम से को सुपुर्द करता है। 17 से 19 जून 2023 के मध्य वियतनाम की रक्षा मंत्री जनरल फोन वान गियांग भारत की यात्रा पर रहे। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को एक सेवारत मिसाइल कॉर्वेट उपहार देने की घोषणा की है। मिसाइल कॉर्वेट का नाम INS कृपाण रखा गया। इसके अंतर्गत भारत में पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार दिया गया है। आपको बता दें कि भारत द्वारा जिन देशों को पोत उपहार दिए गए हैं उनमें वियतनाम, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका जैसे देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। राष्ट्र के लिए 32 वर्षों की शानदार सेवा पूरी करने के बाद INS कृपाण को भारतीय नौसेना से मुक्त कर दिया गया है और जुलाई 2023 में वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया जाएगा। INS कृपाण खुकरी श्रेणी का तीसरा स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट है और 12 जनवरी 1991 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और इस युद्धपोत की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 10.45 मीटर और विस्थापन क्षमता 1450 टन निर्धारित की गई है। अब आता है आपका सर्वेक्षक पोत संशोधक के बारे में। 13 जून 2017 को चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण किया गया। यह संशोधक जो है वह भारतीय नौसेना हेतु L&T के सहयोग से गार्डन एनरिच शिपमेंट एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें 4 सर्वेक्षण पोत परियोजना का ये चौथा पोत है। संशोधक का अर्थ शोधकर्ता होता है, जो सर्वेक्षण पोत के रूप में पोत की प्राथमिक भूमिका को दर्शाता है। परियोजना के तहत निर्मित पोत के बारे में आता है INS संध्याक, जो कि 5 दिसंबर 2021 को जलावतरण हुआ था। फिर आता है INS निर्देशक, INS इच्छक, INS संशोधक आता है। फिर आता है सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत निर्मित पोत 110 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े, लगभग 3400 टन वजनी होंगे और इनमें 235 कर्मी सवार होंगे। इन पोतों में 14 समुद्री मील की क्रूज शक्ति तथा 18 समुद्री मील की अधिकतम गति पर चालित करने का डिजाइन किया गया और सर्वेक्षण पोत परियोजना की लागत के आधार पर इसे 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री मुक्त होगी और 4 दिसंबर 2023 तक सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना के प्रथम पोत INS संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। अब आता है आपका अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। 7 जून 2023 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संपन्न किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। इस मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के पश्चात उपयोगकर्ता द्वारा किया गया है पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था और इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण जून 2023 में किया गया और इसके अंतर्गत आता है कि अग्नि श्रेणी की सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल होती है, जो कि इसका अत्याधुनिक संस्करण है और इनकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर होती है, जो कि एक कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया है, जिसका वजन 23 से 25 टन का आता है। अब आता है अग्नि फर्स्ट सफल परीक्षण। 7 दिसंबर 2023 को उड़ीसा तट स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि फर्स्ट का मिसाइल का परीक्षण संपन्न किया गया। यह प्रयुक्ता परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में संपन्न हुआ। यह अग्नि फर्स्ट लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका MV एम्प्रेस, जो कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत बना है, उसके बारे में। 5 जून 2023 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में MV एम्प्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। साथ ही चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का शुभारंभ हो गया है। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा में श्रीलंका की 3 बंदरगाहों, जिसमें हम्बनटोटा, त्रिकोणमोडी और कंग के संतराई इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट BMD इंटरसेप्टर मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में। 21 अप्रैल 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने समुद्री आधारित BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी के उड़ीसा के तट पर स्थित है और यह मिसाइल परीक्षण समुद्र आधारित अंतःवायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इस परीक्षण के साथ ही भारत नौसैनिक जलपोत में BMD इंटरसेप्टर मिसाइल के प्रक्षेपण की क्षमता रखने वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। भारत में बैलिस्टिक मिसाइलों के संदर्भ में प्रतिरक्षा कार्यक्रम के चरण 2 के अंतर्गत दो नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत AD फर्स्ट और AD 2 आती है।
एडी फर्स्ट जो लंबी दूरी की मिसाइल है वह एक इंटरसेप्टर मिसाइल है। इस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को साथ साथ विमानों को भी अंतर वायुमंडलीय एवं बाह्य वायुमंडलीय अवरोधन के लिए डिजाइन किया गया और फिर डीआरडीओ द्वारा 2 नवंबर 2022 को AD-1 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से संपन्न किया गया। अब आता है आपका पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ लॉन्च के बारे में। 21 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी पोत INS एंड्रोथ कोलकाता में हुगली में लॉन्च की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोथ द्वीप को दिए जाने वाले रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का नाम एंड्रोथ रखा गया है। यह पोत भारतीय नौसेना की मेसर्स गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग द्वारा निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का दूसरा पोत है। 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय तथा GRSE कोलकाता के बीच 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अनुबंध के तहत पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट अर्नाला का जलावतरण 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई के तट पर किया गया और INS एंड्रोथ और INS अर्नाला दोनों की लंबाई जो है वह 77.6 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर है और 13 जून 2023 को 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में तीसरे पोत INS अंजदीप का भी जलावतरण किया गया जो कि कट्टुपल्ली तमिलनाडु में संपन्न हुआ। इस जलावतरण के अंतर्गत चौथे पोत INS अमीनी का जलावतरण 16 नवंबर 2023 को किया जाएगा। अब आता है इसके अंतर्गत कि लक्षद्वीप स्थित अमीनी द्वीप पर दिए जाने वाले रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का नाम अमीनी रखा गया है। तो ये प्रमुख एंड्रोथ लॉन्च किया गया। इसके संदर्भ में भी हमने 3-4 पोत रहे हैं उनके बारे में जाना जिसके अंतर्गत आपके विभिन्न पोत आते हैं INS एंड्रोथ, INS अर्नाला, INS अमीनी और INS अंजीदीप, जिसके अंतर्गत और अर्नाला जो है वह लक्षद्वीप स्थित अमीनी द्वीप को दिए गए एक रणनीतिक महत्व को दर्शाने वाला प्रतीक है जो कि इस पोत का नाम अमीनी रखा गया है। अब आता है INS बागीर नौसेना में शामिल हो गया है उसके बारे में। INS बागीर 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी की कलवरी श्रेणी की 5P स्टील्थ पनडुब्बी INS बागीर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया है। INS बागीर जो है पश्चिमी नौसेना कमान की पनडुब्बी बेड़े का अंग है। INS बागीर का जो नाम है वह हिंद महासागर के गहरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक परभक्षी सैंड शार्क के नाम पर किया गया। इस पनडुब्बी का जो ध्येय वाक्य है वह साहस, शौर्य और समर्पण है और नवनिर्मित INS बागीर का जो निर्माण है अब तक निर्मित सभी स्वदेशी पनडुब्बियों में सबसे कम समय में पूरा किया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी जो रही थी वह INS कलवरी थी जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दूसरी आती है INS खंदेरी जिसे सितंबर 2019 में शामिल किया गया था। तीसरी आती है INS करंज जिसे मार्च 2021 में शामिल किया गया था। चतुर्थ जो आती है INS बेला जिसे नवंबर 2021 में इसमें शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में। और फिर आती है आपकी छठी एवं अंतिम INS बागसीर जो कि वर्तमान में परीक्षण में चरण में है और इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण बजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा फ्रांस की मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। अब आता है आपका स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बना है जिसे जनवरी 2023 में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक का विकास करने की घोषणा की गई है। ड्रोन का विकास स्टार्टअप IG ड्रोन द्वारा किया गया। इस ड्रोन के विकास में उड़ीसा के बोडला या संबलपुर जिला स्थित वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के उद्यमियों की भूमिका रही इसके संदर्भ में आता है। 5G तकनीक से लैस होने के कारण स्काई हॉक क्षेत्र से नियंत्रित किए जाने के बजाय सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जाएगा। स्काई हॉक ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने तथा ऊर्ध्वाधर लैंड करने में भी सक्षम है। इसके अंतर्गत एक BTOL है जिसे पारंपरिक रनवे आवश्यकता के बिना किसी क्षेत्र में संचालित किया जाता है और ये अपने साथ 10 किलोग्राम तक वजनी पेलोड ले जा सकता है और लगभग 5 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। अब आता है प्रचंड जो कि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उसके बारे में। ये 30 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों सहित कुल 2.23 लाख की रक्षा परियोजनाओं को अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की गई। 3 अक्टूबर 2022 को हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। इसके अंतर्गत LCH प्रचंड 5.8 टन की ऐसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया पहला स्वदेशी बहुउद्देश्य लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में 2 शक्ति इंजनों द्वारा चालित है जिसका विकास संयुक्त रूप से HAL तथा फ्रांस के सैफ्रॉन समूह के द्वारा किया गया है। यह हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता है। अब आता है आपका INS महेंद्रगिरी के जलावतरण के बारे में।
1 सितंबर 2023 के प्रोजेक्ट 17A में के तहत निर्मित 7वें स्टील्ड युद्धपोत INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया, अरब सागर में संपन्न हुआ। इसके पूर्व 17 अगस्त 2023 को प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित 6ठे स्टील्ड युद्धपोत INS बिंदगिरी का जलावतरण भी संपन्न हुआ था, जबकि 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित युद्धपोत INS तारागिरी का मुंबई में जलावतरण किया गया था। और P-17A के तहत पोतों की सूची जिनका जलावतरण किया जा चुका है, उनके अंतर्गत जानते हैं कौन कौन से जलावतरण हैं जिनके अंतर्गत इनका किया गया है। जिसमें पहला आता है आपका नीलगिरी, जिसका जो निर्माता है वह MDL है। दूसरा उदयगिरी, तीसरा तारागिरी, चौथा आता है महेंद्रगिरी, जिसके जो निर्माता वो है भाई MDL है। फिर आता है आपका हिमगिरी, दूनागिरी, बिंदगिरी, जिसके निर्माता GRSE आते हैं। अब आता है INS विक्रांत, जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बना हुआ है। 24 मई 2023 को भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-29 के विमान को लैंड कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इसके पूर्व 6 फरवरी 2023 को पहली बार दिन में MiG-29 के और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान को इस पोत में लैंड कराया गया था। और 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया हुआ था। INS विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्था बॉरसेप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है, जिसका निर्माण पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्जेंट क्षेत्र की कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। INS विक्रांत में भारतीय नौसेना में शामिल होने के पश्चात भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, फ्रांस, रूस, चीन सहित घरेलू स्तर पर विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की विशिष्ट क्षमता वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है तथा INS विक्रांत भारत में सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत भी बन गया है। यह भारतीय नौसेना हेतु डिजाइन एवं निर्मित पहला विमान वाहक पोत है, जिस विमान वाहक पोत में लंबाई 262.5 मीटर तथा चौड़ाई 61.6 है और इस पोत का पूर्ण विस्थापन लगभग 43,000 टन रखा गया है। अब आता है आपका प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में। कौन कौन से युद्धाभ्यास 2022-23 में हुए, जिनसे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1-2 युद्धाभ्यास से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनके युद्धाभ्यास देखेंगे, इनके नाम देखेंगे, नाम के साथ साथ इनके भागीदार देश और इनके प्रकार और विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहले आपका पहला युद्धाभ्यास आता है एक्स-विन-वेक्स 2023 के बारे में, जो कि 11 से 21 सितंबर 2023 के मध्य किया गया। यह भारत वियतनाम के बीच यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसकी विशेषता यह है कि यह चौथा संस्करण हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया। अब आता है दूसरा सूर्य किरण अभ्यास, जो कि आपका 17वां सूर्य किरण अभ्यास है, जो कि 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक किया गया। यह भारत नेपाल में किया गया संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है। यह 17वां संस्करण है और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। अब आता है ओस्ट्रा हिंद 2023, जो कि 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 का है। भारत ऑस्ट्रेलिया में है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पर है, जो कि द्वितीय संस्करण और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। अब आता है आपका 4 नंबर का काजिंद सैन्य अभ्यास, जो कि काजिंद में है। काजिंद भारत कजाकिस्तान के बीच हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बोंगो सागर, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। हरिमऊ शक्ति 2023, जो कि भारत और मलेशिया के बीच का सैन्य अभ्यास है। फिर आता है सिम्बेक्स 2023, जो भारत और सिंगापुर के बीच का नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। फिर आता है मालाबार 2023, जो कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का है, जो कि समुद्री अभ्यास है। फिर आता है नॉमेटेड एलिफेंट, जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और मंगोलिया का। फिर आता है जिमेक्स 2023, जो कि 5 से 10 जुलाई 2023 को हुआ, भारत और जापान में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। फिर आता है इक्वेरिन 2023, जो भारत और मालदीव में हुआ और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आता है। फिर आता है आपका अल मोहिद अल हिंदी, जो भारत और सऊदी अरब में है, द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया में है, जो कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, चौथा संस्करण है तथा इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के INS कवरत्ती, डार्नियर समुद्री गश्ती विमान व चेतक हेलीकॉप्टर इसमें प्रतिभागी रहे। अजय वारियर, जो कि 2023 में हुआ 17 अप्रैल से 11 मई के बीच, जो भारत और UK के बीच हुआ, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा है। फिर आता है आपका कोप इंडिया 2023, जो भारत और अमेरिका में हुआ, द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। फिर आता है सिलिनेक्स 2023, जो भारत और श्रीलंका में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। फिर उसके बाद आता है कोबरा वारियर, जो कि बहुपक्षीय अभ्यास है, वायु सैन्य बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास।
फिर आता है अभ्यास कॉन्कर, जो भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी के बीच ब्रिटेन का है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। फिर आता है डिजर्ट फ्लैग, जो कि बहुपक्षीय वायु सेना अभ्यास आता है। फिर इसके बाद आता है आपका कटलेस एक्सप्रेस, जो कि बहुपक्षीय अभ्यास है, समुद्री अभ्यास आता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि भारतीय सेना एवं सिंगापुर सेना में है, सैन्य अभ्यास आता है। ला पेरूस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो नौसैन्य अभ्यास आता है, द्विवार्षिक है। फ्रीजेंस, जो कि भारत और फ्रांस के बीच है, सैन्य अभ्यास आता है। फिर आता है धर्म गार्जियन, जो कि भारत और जापान के बीच है, वो सैन्य अभ्यास है। फिर आता है शिन्यो मैत्री, जो कि भारत और जापान के बीच हुआ वायु सैन्य अभ्यास। फिर आता है ट्रॉपिक्स 2023, जो कि भारतीय नौसेना का है, नौसैन्य अभ्यास आता है। फिर आता है अभ्यास दस्तलिक, जो कि भारत उज्बेकिस्तान के बीच है, सैन्य अभ्यास है। वीर गार्जियन, जो कि भारत एवं जापान में संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास आता है। अभ्यास एम्फेक्स, जो कि भारत की थल जल और वायु सेना के बीच कराया गया, जो कि सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है, जो कि द्विवार्षिक है और यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपके प्रमुख सैन्य अभ्यास रहे। इसमें यहाँ पर आपका वैज्ञानिक परिदृश्य का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि उत्तर प्रदेश परिदृश्य के बारे में कंप्लीट किया जाएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।